So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब एक शख्स जहान से बहुत ही क्रूअल और मीन बातें कह रहा था, पर उन बातों के बीच में अचानक से किसी ने अपनी दस्तक दे दी थी और जैसे ही उस दस्तक का एहसास उन दोनों खड़े हुए शख्स को होता है, जान की तरह से मान लो दुनिया ही थम गई थी और सामने खड़े हुए शख्स के ऊपर जाकर उसकी निगाहें पूरी तरीके से टिक चुकी थी। उस स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा हुआ एक बिल्कुल किंग के जैसा ऑरा रखने वाला शख्स, जिसकी आंखें बिल्कुल बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी हैं और चेहरा इतना खूबसूरत जिस पर से निगाहें कोई हटा ही नहीं सकता। मैजेस्टी उसके लुक में है, उसकी चाल में है और जैसे जैसे वो दमदार शख्स जान की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था, जान महसूस कर सकता था कि उसकी दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ रही हैं। जान अपनी निगाहों को उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था और देखते ही देखते वो कदम जान के बहुत करीब आकर थम चुके थे और उसके कंधे से कंधा मिलाकर लगभग उसके बराबरी में खड़े होकर जान को एक ऐसी इंटिमिडेटिंग वार्मनेस दे रहे थे कि जान उसकी उस प्रभाव में जैसे खो ही गया हो। पर चीजें यहीं थमने वाली थोड़ी थी। लानवांग इबो ने अपने सामने खड़े हुए शख्स की तरफ घूर कर देखा और अपनी उस मैग्नेटिक और अथॉरिटेटिव वॉइस में कहा, 4 से 5 लोगों की जरूरत आपको पड़ती होगी मिस्टर शाओ। मेरे जहान को सिर्फ उसके हस्बैंड की जरूरत है, समझ आया आपको? ये कहते हुए लानवांग इबो ने जान की वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने बहुत करीब खींच लिया, इतना करीब कि जान बिल्कुल लानवांग इबो के धड़कन के करीब आ गया था। उसका हाथ इबो की चेस्ट पर था और वो बस ब्लैंकली इबो की तरफ ही देख रहा था, पर इबो तो अपने सामने खड़े हुए शख्स को देख रहा था और सामने जिन शाओ का मुंह बुरी तरीके से बन गया। जिन शाओ ने अपने जबड़ों को भींचते हुए कहा, आजकल के नौजवान कोई शर्म नहीं है, किस तरीके से अपनी इस बदसलूकी का तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी कोई मैनर्स है? ये कहते हुए जिन शाओ लानवांग इबो और जान की उस क्लोजनेस की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर वो कितना डिस्गस्टिंग फील कर रहा है ये उसका चेहरा देखकर कहा जा सकता था। पर इबो पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी पकड़ तो और ज्यादा जान पर मजबूत हो गई। इबो ने एक डार्क स्माइल देते हुए कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था। खैर, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। वैसे मिस्टर शाओ, आप स्काई हेवन के रूम नंबर 130 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना है वहाँ फ्राइडे नाइट आप ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। क्या आप अपनी उस एंजॉयनेस के बारे में अपनी मिसेस को नहीं बताना चाहेंगे? मैंने सुना है मिसेस शाओ इसको लेके बहुत क्यूरियस हैं और सोच रहा हूँ कि आपकी इस फन लविंग लाइफ के बारे में मैं उन्हें कुछ बता दूँ। जैसे ही इबो ने ये बात कही, एकाएक जिन शाओ का मुंह जितना ज़्यादा भी डिस्गस्टिंग होकर बना हुआ था वो एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वो चटपटा गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? इबो ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे किसी तक पहुंचानी है, बस सोच रहा हूँ कि कब पहुंचाए, लेकिन अब आपने मुझे मौका दे दिया है, कल सुबह तक आपके तक खबर पहुंच जाएगी, मिलते हैं बाद में। ये कहते हुए इबो ने जान का हाथ पकड़ा और मिस्टर जिन शाओ को वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ गया था। जान को कुछ समझ नहीं आया कि इबो ने अभी भी क्या कहा है, पर फिलहाल कोई समझना भी नहीं चाहता था। उसने एक बार जिन शाओ के उस बिगड़े हुए चेहरे के हालात को देखा और फिर अपने हस्बैंड के चेहरे के ऊपर, जिसका चेहरा पूरी तरीके से कोल्ड था पर बिल्कुल हैंडसम था, इतना हैंडसम कि जान अपनी निगाह उस पर से हटा ही नहीं सकता था। कुछ कदम चलने के साथ फाइनली इबो रुक चुका था और जितनी सिक्योरली उसने जान का हाथ थाम रखा था, उन हाथों को उसने छोड़ दिया और एक प्रॉपर दूरी बनाकर वो खड़ा हो गया। जान को एकाएक जैसे ही अपने पास से उस वार्मनेस के हटने का एहसास हुआ, उसका दिल जितनी तेजी के साथ धड़क रहा था उतनी ही बुरी तरीके से बेचैन हो गया। उसने रेस्टलेस होकर इबो की तरफ देखा, बट इबो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जान ने कहा, इबो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जवाब देना चाहिए था सिवाय हम पर शांति से खड़े रहने के? जान ने तुरंत अपना सर झुका लिया। उसने अपने आप को मनाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने कोशिश की थी। इबो ने जान की ऐसी हालत को देखा, फिर अपने जबड़ों को भींचा और अपनी उस कोल्ड वॉइस में कहा, कोशिश नहीं की जाती जान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी हर चीज़ को खुद फेस करना आना चाहिए। हर जगह मैं नहीं होऊंगा और अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या तुम वहाँ ऐसे ही खड़े होकर सब कुछ सुनते रहते? जैसे ही इबो की इतनी कोल्ड वॉइस जान के कानों में पड़ी, उसने एक अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करता, खासकर इबो की ऐसी आवाज़।
वो ईबो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और ना ही ईबो को अपने लिए कोई पिटी फील करते हुए देखना चाहता था। वो बस अभी अपने किसी भी रिलेटिव को कोई उल्टा शब्द नहीं कहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी की भी इंसल्ट करे, बेशक क्यों ना कितने भी हार्श वर्ड का वो जहान के लिए इस्तेमाल करे, पर एटलीस्ट वो है तो उसकी फैमिली। यही सब चीज़ें उसे हमेशा से उसके माँ और पापा ने सिखाई थी और यही सोचकर जहान हमेशा इतने हार्श वर्ड को भी सुनकर शांत रह जाता था। पर ईबो ऐसा नहीं था। वो ना ही अपने लिए और ना ही जहान के लिए किसी भी क्रूअल वर्ड को सुन सकता था। जब भी कोई जहान की इस तरीके से इंसल्ट करता था, ईबो हमेशा उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता था। वो जहान के लिए एक वॉल की तरह था, बिल्कुल एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह। पर वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता और यही बात वो जहान को सिखाना चाहता था। इसीलिए कभी कभी वो इतना ज़्यादा कोल्ड और हार्श हो जाता था। जहान ने बहुत ही स्लो वॉइस में कहा, आई एम सॉरी कहा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। जहान की ऐसी वॉइस सुनकर ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी पकड़ ढीली हो गई और फेस पर जो इतने ज़्यादा कोल्ड एक्सप्रेशंस थे वो भी थोड़े से लाइट हो गए। उसने अपनी थोड़ी सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल करते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया? जैसे ही जहान ने ये बात सुनी, उसने एकाएक ईबो की तरफ अपनी निगाहों को उठाते हुए कहा, अभी नहीं आएगा, वो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हुए जहान चटपटा रहा था और हिचक रहा था। ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा बोलना ज़रूरी है? एक सीधे लफ्ज़ में तुम बात नहीं कर सकते? ये रुक रुक कर बोलने की आदत तुम्हें कब लगी? हाँ, ये कहते हुए ईबो जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने कहा, वो मैं ऐसे नहीं बोलता, वो बस कभी कभी आपके सामने मैं नर्वस हो जाता हूँ। ईबो ने कहा, क्यों, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा क्रूअल लगता हूँ? जहान के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उसने अपने मन में कहा, आप क्रूअल नहीं हैं, पर आपकी वॉइस इतनी कोल्ड है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कह ही नहीं पाता। पर वो ये बात कह नहीं सकता था। वो बस अपनी इनोसेंट आइज़ के साथ जहान ईबो को देखने लगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उन दोनों की बातों के बीच में एक थर्ड पर्सन की वॉइस आती है। वो वॉइस थोड़ी सी मेलोडियस थी और साथ ही थोड़ी सॉफ्ट और स्वीट भी थी। उस वॉइस ने एकाएक कहा, सर। जैसे ही जहान ने यह आवाज़ सुनी, ईबो और जहान ने दोनों ने मुड़कर उस वॉइस की तरफ देखा तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की अपनी हाई हील्स के साथ टक टक करते हुए उन दोनों की तरफ ही बढ़ रही थी। जैसे ही जहान ने उस लड़की को देखा, उसने ईबो से थोड़ी सी दूरी बना ली और अब उन दोनों के बीच में आकर वो लड़की खड़ी हो चुकी थी। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुछ समय से ईबो की एक पर्सनल सेक्रेटरी थी, या यूँ कहो ईबो के गाइडेंस के अंदर उसकी एक ट्रेनी थी। जाओ लूसी एक बहुत बड़े फैमिली से आती थी और उस फैमिली का बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी लान फैमिली के साथ। इसीलिए लूसी के फादर ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी लैन हुआ से कि लान वांग ईबो उसकी बच्ची को ट्रेन करे, क्योंकि इन फ्यूचर में उसे भी लू बिजनेस को संभालना है। और लैन हुआ इस बात के लिए पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बार बार उनके फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने पर फाइनली वो मान गए। पर ईबो को मनाना आसान नहीं था। ईबो अपनी टर्म एंड कंडीशन के साथ बिजनेस करता था और उसकी टर्म एंड कंडीशन में फर्स्ट पॉलिसी यही थी कि मिनिमम लोगों को वो अपने साथ रखेगा। इसीलिए आज तक ईबो की सिर्फ एक ही पर्सनल सेक्रेटरी हैं और यही उनके साथ बहुत लंबे समय से हैं, अंकल जू। और जू के साथ ही ईबो अपने बिजनेस की किसी भी स्ट्रैटेजी को शेयर करता है, वही इसके सारे शेड्यूल को मैनेज करते हैं और इसके अलावा वो किसी की भी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बार बार लैन वहन हुआ के कहने पर फाइनली ईबो ने जाओ लूसी को अपने सब ऑर्डिनेट्स टीम के अंडर डाल दिया था। और जब कभी भी मिस्टर जू नहीं रहते थे तो जाओ लूसी कभी कभी ईबो के शेड्यूल को मैनेज कर लेती थी और शायद आज भी वो यही करने के लिए यहाँ आई थी। जैसे ही जाओ लूसी को ईबो ने देखा, एकाएक उसकी मोहत तन गई। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूसी ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, एक्चुअली सर, मैं तो ऑफिशियली यहाँ पर अपने फादर के साथ इस पार्टी में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी मेरे फ़ोन पर सेक्रेटरी जू का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि वो आपको कॉल ट्राई कर रहे हैं बट आपने रिसीव नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि आपको अभी के भी ऑफिस जाना होगा। जैसे ही लूसी ने ये बात कही थी, एकाएक जहान का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो बस ब्लैंकली एक बार लूसी को और दूसरी बार ईबो की तरफ देख रहा था, पर ईबो की निगाहें इस वक्त लूसी के ऊपर टिकी हुई थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, ऑफिस जाना होगा? मैं अभी ही ऑफिस से आ रहा हूँ, मेरे पास तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लूसी ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर देखिए, ये मेल अभी मुझे सेक्रेटरी जू ने भेजा है, हाँ प्लीज़ इसे एक बार पढ़ लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। ईबो ने तुरंत फ़ोन लिया और उस मेल को पढ़ने लगा।
कुछ सेकंड लगे ईबो को उस मेल को पढ़ने में। फिर वापस उसने फ़ोन बंद कर लूसी के हाथ में रख दिया। उसने कहा, कनेडियन ब्रांच के हेड ऑफिस से ये कॉल आया है। वो हमें पहले नहीं बता सकते थे? लूसी ने कहा, सर उन्होंने इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। बट अब क्लाइंट चाहता है कि वो एक बार अपने देश लौटने से पहले आपसे मुलाकात कर ले और स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो प्लीज़ सर हमें कुछ देर के लिए ऑफिस जाना होगा, जल्द मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। लूसी ने ये बात बहुत ही हम्बली कही थी, लेकिन ये बात बिल्कुल किसी बॉम्ब की तरह जहान के सर के ऊपर गिरी थी। वो एकदम से छटपटा गया। उसने कहा, ग। जैसे ही जहान के मुंह से ग वर्ड सुना, एक लूसी की बहुत तन गई और ईबो बहुत ही पेशेंटली जहान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, डोंट वरी, मैं जल्द आ जाऊँगा। जहान ने कहा, पर ग केक तैयार है, सब लोग आ गए हैं, बस हाँ आप एक बार केक कटिंग के लिए तो रुक जाइए प्लीज़। ग ये कहते हुए जहान रिक्वेस्ट करने लगा, पर ईबो शांत हो गया था। लूसी ने कहा, यंग मास्टर आपको समझना होगा, ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, केक वेट कर सकता है पर क्लाइंट नहीं। ये कहते हुए लूसी उन दोनों के बीच में बोलने लगी। जैसे ही लूसी ने ये बात कही, एक जहान पूरी तरह से शांत हो गया। उसने गल्प करते हुए खुद को कंट्रोल किया। उसके बाद ईबो की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी का, मुझे समझना चाहिए। ठीक कहा आपने लूसी, आई एम सॉरी। ग आप जा सकते हैं। और सही बात है, केक वेट कर सकता है बट क्लाइंट नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये कहते हुए जहान मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, पर वो मुस्कुराहट ना ही तो उसकी आंखों तक पहुँच रही थी और ना ही होठों तक। वो सिर्फ अधूरी सी मुस्कुराहट थी और आंखों की चमक जैसे पूरी तरह से ठंडी पड़ गई हो। और ये चीज़ ईबो भी भांप गया था। ईबो ने कहा, मैं जल्द आ जाऊँगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और लूसी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने एक बार जहान की तरफ मुड़कर ज़रूर देखा था और जहान ने भी लूसी की उन आंखों में देख लिया था। पता नहीं क्यों, पर उसे लूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई है, जहान ने महसूस किया है कि लूसी पूरी कोशिश करती है कि वो खुद को सुपीरियर दिखा सके और जहान को ये बता सके कि उसका IQ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अभी भी बच्चा है। और ये चीज़ जहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खैर, लूसी ईबो के साथ आगे बढ़ गई थी और वहीं जहान अकेला वहीं खड़ा रह गया। तुरंत उसके सारे फ्रेंड्स उसके पास आते हुए पूछने लगे। जी ने कहा, क्या हुआ? जियांग ने कहा, अरे अभी तो ये आया था, अब कहाँ गया? चैंग ने कहा, ज़रूर वापस अपने ऑफिस जा रहा होगा, जैसे इसकी चाल है मुझे पक्का लगता है। चैंग की ऐसी बातें सुनकर एक जहान ने घूर कर चैंग की तरफ देखा। उसने कहा, उनका कोई इंपॉर्टेंट काम है। जियांग ने कहा, इंपॉर्टेंट काम? सीरियसली जहान, सब वेट कर रहे हैं, केक कटिंग शुरू ही होने वाली थी और अब हम क्या करेंगे? जहान ने कहा, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, चिंता मत करो, वो जल्द आ जाएंगे। ये कहते हुए जहान उन सबको छोड़कर वहीं फूड काउंटर की तरफ चला गया। जियांग उसके पास जाना चाहता था पर जी ने उसे रोक लिया। जियांग ने कहा, जी ने कहा, उसे जाने दो, उसे कुछ समय खुद के लिए चाहिए। तुम देख नहीं रही हो थोड़ा डिस्टर्ब है। जियांग ने कहा, पर मैं उसे संभाल सकता हूँ। जी ने कहा, कुछ वक्त उसे अकेला छोड़ दो, वो सिर्फ अकेले बेहतर तरीके से खुद को संभाल पाएगा। हम लोगों के सामने तो वो सिर्फ प्रिटेंड करता है और ये बात तुम सब जानते हो। कहीं ना कहीं सब जी की बात को एक्सेप्ट करते थे। ये जहान वो जहान नहीं है। 2 साल में जहान ने सब कुछ बदल दिया है अपने अंदर, सब कुछ। अब ये मुस्कुराहट उतनी असली नहीं है जितनी असली पहले हुआ करती थी। इस तरीके से यहाँ जहान को छोड़कर ईबो जैसे ही पार्टी से बाहर आया, उसने लूसी की तरफ घूर कर देखा। एकदम से लूसी भी चौंक गई। उसने कहा, सर क्या हुआ? ईबो ने कहा, मेरे और जहान के बीच में तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? हाँ? ये कहते हुए ईबो की वॉइस जितनी ज़्यादा कोल्ड थी, उससे भी ज़्यादा हार्श उसके वर्ड्स थे। एक लूसी की पूरी बॉडी से कांप गई। उसका फेस एम्बैरेसमेंट से वाइट हो गया था। उसने कहा, मैं तो बस यंग मास्टर को बता रही थी कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है सर। ईबो ने अपनी स्टन वॉइस में कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट जहान है, ये बात अपनी गांठ बांध लो, समझ आ गया? और मैं ऑफिस खुद चला जाऊंगा, तो मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए ईबो आगे बढ़ गया और अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया था, लूसी को वहीं छोड़कर। लूसी की मुट्ठियां बिछ गईं। उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और नफरत उसकी आंखों में थी। तभी पीछे से एक शख्स लूसी के बगल में आकर खड़ा हो गया। वो लूसी की बेस्ट फ्रेंड थी, शाओ टोंग। शाओ टोंग ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारा ये प्रिंस तो तुमसे नाराज़ होकर चला गया। लूसी, अब क्या होगा? लूसी ने तुरंत शाओ टोंग की तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो, वो बस तुम्हें पता है ना वो काम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। लूसी की ऐसी बातें सुनकर शाओ टोंग के चेहरे के ऊपर हंसी आ गई। उसने कहा, लूसी आखिर तुम कब तक उसके पीछे भागती रहोगी? वो तुम्हें खास तक नहीं डालता। और ये बताओ, ये जहान के साथ इसका क्या मसला है? ये इतनी ज़्यादा जहान क्यों करता रहता है? हाँ, मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही कनेक्शन लगता है। जैसे ही लूसी ने ये बात सुनी, एक उसकी बहुत तन गई। उसने कहा, कनेक्शन? इस बात का क्या मतलब है?
तुम जानती हो ना कि जब से उसके पेरेंट्स गए हैं तब से वांग फैमिली ने कुछ सालों के लिए इस खेलते हुए बच्चे को गोद ले लिया है। तुम तो जानते हो ना वांग कितने ज़्यादा करीब थे शाओ के, और जब से शाओ कॉर्पोरेशन के बीच में ये अजीब सा मसला सामने आया है तब से झांग की कस्टडी को लेकर कितना ज़्यादा बवाल हुआ था, और फाइनली इसकी गार्जियनशिप वांग्स ने ले ली है। और वैसे भी ये दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, बचपन से साथ रहे हैं, सभी बात जानते हैं, इसीलिए वो उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है, और कोई बात नहीं है। ये कहते हुए लूसी अपने आप को जैसे मनाने की कोशिश करने लगी। बाकी सच तो वो भी जानती थी और देखती थी कि ईबो कितना ज़्यादा पोजेसिव है जहान के लिए। वो जहान के लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। इतने महीनों में वो इतना तो समझ ही गई थी। शाओटोंग ने कहा, देख लो जो भी तुम समझो, वैसे मैं तो बस तुमसे यही कहना चाहूँगी, अगर वो उसके करीब भी है तो ज़्यादा करीब मत होने देना, अगर तुम्हें तुम्हारा ये वर्कोहॉलिक प्रिंस चाहिए तो। दैट्स ऑल। ये कहते हुए शाओटोंग हंसती मुस्कुराती हुई वहीं से चली गई, अपने पीछे लूसी को बहुत सारे सवालों के बीच में छोड़कर। लूसी ने अपनी मुट्ठियों को बीचते हुए कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और ये जान ये तो सिर्फ एक चलता फिरता बच्चा है, इसे तो मुझे अपने रास्ते से हटाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद मैं और मेरा प्रिंस, मुझे मिसेस वांग बनने में बहुत मज़ा आएगा। मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब मैं और ईबो एक साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, सोच के ही बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हुए लूसी अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गई थी। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? कैसा लगा आपको ईबो का ये कोल्ड एंड रफ अवतार? आई नो बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी आप लोगों के मन में कि एटलीस्ट ईबो जहान के लिए फील क्या करता है, आखिरकार वो जहान को किस तरीके से देखता है। उसकी कोल्ड वॉइस से तो ऐसा लगता है कि वो जहान को इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट क्या ये रियलिटी है? चलिए ये सब चीज़ें तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, लेकिन तब तक आपको क्या लगता है, क्या ईबो वक्त रहते अपनी इस पार्टी में लौट पाएगा? क्या वो जान की चेहरे पर वही खुशी दे पाएगा जिस खुशी के लिए जान इंतज़ार कर रहा था? और आखिरकार ये जाओ लूसी करने क्या वाली है? चलिए ये सब चीज़ें तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको स्टोरी लाइन कैसी लग रही है और ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।